वेलकम बैक टू द एजुकेशन वैली। इस वीडियो का टॉपिक है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैं आपको बता दूं, मैं इस टॉपिक को 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। मैं आपको ये जो आपको एनसीईआरटी बुक दिख रही है ना, उसी से पढ़ाऊंगा। लेकिन क्या करूंगा, इसमें से टॉपिक लेके आपको नेक्स्ट स्लाइड में उनको समझाऊंगा और कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा कि जिससे आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएं। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत फ़ायदा देने वाली है। वो भी इस वीडियो को देखें और अपने क्या करें, नोट्स बनाएं। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बताता चलूँगा और वो उनको लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले दिमाग में बात ये आती है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले यही देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले मैं आपको समझाता हूँ रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। परिवर्तन आपको भौतिक परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब भी किसी कोई मतलब आपके पास मान लो कि पदार्थ है, ठीक है। जब आप इस पदार्थ की जो आकार होता है ना, अगर आप उसमें बदलाव करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये मेरे पास कोई पत्थर है, अगर आप इस पत्थर को तोड़ के 2 कर दोगे तो रहेगा तो ये पत्थर ही, ये भी पत्थर है और ये भी पत्थर है। लेकिन अभी इसका जो आकार है ना वो बदल गया, ये बड़ा था साइज में और आपने इसके 2 छोटे छोटे बना दिए। तो ये क्या हुआ, इसका भौतिक परिवर्तन हुआ। मान लो कि आपके पास ये कोई एक रबड़ है, ठीक है, रबड़ है। आपने क्या किया, इस रबड़ को खींच के और मान लो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, रहेगा तो ये भी रबड़ भी और ये भी रबड़। तो लेकिन आपने क्या किया, इसके से 2 टुकड़े कर दिए, मतलब इनका आकार बदल गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन में एक्चुअली, भौतिक परिवर्तन में तो उसके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो बदलते हैं और रासायनिक परिवर्तन में बदलते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में आते हैं जैसे कि ये आपको रासायनिक गुणधर्म दिख रहे हैं कुछ, जैसे कि रासायनिक संगठन। जैसे कि मैं आपको बोलूँ वाटर, जल, तो जल को हम क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं। तो H2O क्या है, इसका रासायनिक संगठन, मतलब इसका रासायनिक सूत्र है। जल को हम क्या बोलेंगे, H2 बोलेंगे। अगर मैं इस H2O का कुछ और बदल दूँ, ठीक है, H2 अलग कर दूँ और O2 अलग कर दूँ, तो ये क्या हुआ कि ये जो H2O है ना, उसका रासायनिक संगठन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। उसके जो रासायनिक गुणधर्म है वो बदल गए। अगर मान लो उसका रंग बदल गया, उसका स्वाद बदल गया, उसकी गंध बदल गई, तो हम क्या बोलते हैं कि उसके रासायनिक गुणधर्म थे ना वो परिवर्तन हो गए। जैसे कि मैं आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास दूध है, ठीक है, दूध है। दूध का क्या बनना, दही, ठीक है। क्या ये दही अभी दूध है, ठीक है। क्या इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है, मतलब क्या इसका सिर्फ आकार बदला है, नहीं। इसके जितने भी रासायनिक गुणधर्म है ना वो बदल गए। इसका रासायनिक संगठन बदल गया, इसका सूत्र और होता है, इसका सूत्र कुछ और होता है, ठीक है। इसका केमिकल जो रासायनिक कंपोजिशन है वो अलग होता है, इसका अलग होता है। इसका रंग, एक्चुअली इसका स्वाद आप देखो तो ये खट्टा होता है लेकिन ये खट्टा नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इनकी गंध भी चेंज हो जाती है। तो इस वजह से क्या हुआ, एक रासायनिक गुणधर्म इसको बोलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बेहतर और इसके और अच्छा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। आपने वो देखा है, ये आप लिख लेना अपने नोटबुक में, अंगूर का किण्वन। सबसे पहले तो बात ये है कि आपको ये नहीं पता किण्वन क्या होता है, तो आपको मैं ये समझाता हूँ किण्वन क्या होता है। पहले शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब जो किण्वन जो प्रोसेस होती है उसमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इस क्रिया से, इस जैव रासायनिक क्रिया से क्या बनता है, एल्कोहल, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं बात कर रहा था अंगूर की, ठीक है। अंगूर में क्या होता है, शर्करा होती है, ठीक है। अंगूर में क्या होता है, शर्करा होती है और इसमें कुछ सूक्ष्म सजीवों की सहायता से, जैसे कि ईस्ट हुआ, ठीक है, इन सूक्ष्म सजीवों की सहायता से ये जो शर्करा होती है ना वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें बदल जाती है, एल्कोहल में, ठीक है। वाइन जिसे बोलते हैं, किसमें बदल जाती है, एल्कोहल में बदल जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। अभी मैं बात करता रासायनिक अभिक्रिया की, जो हमारा टॉपिक था। अभी आप देखो कि ये क्या है, शर्करा, और ये क्या है, एल्कोहल। मतलब शर्करा का रासायनिक जो संगठन था वो कुछ और है और अल्कोहल का कुछ और है, लेकिन बदल किस में गया, ये एल्कोहल में। मतलब इसका रासायनिक परिवर्तन हुआ, इसमें भी क्या हुआ, इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो अंगूर का किण्वन ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप देखो जंग लगना, ठीक है। जंग लगना भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है।
तो ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना, इसी और जिस वजह से रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रासायनिक परिवर्तन को समझना कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है जिसे बोलते हैं प्रयोग। ठीक है, उस प्रयोग में क्या है कि मैंने एक मैग्नीशियम की रिबन ली है, जिसकी मैग्नीशियम की रिबन, ये एक मैग्नीशियम की रिबन है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, बर्न कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको जला रहा हूँ। आप देखोगे जब ये जलेगी ना, तो ये मैग्नीशियम की जो रिबन है, ठीक है, ये जो फीता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ राख में बदल के जहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ये देखो राख में जाके बदल के इकट्ठा हो गया, ये यहाँ से टूटता जाएगा और राख इसकी बनती जाएगी। और ये जो राख होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी आप देखो कि मेरे पास था क्या, मैग्नीशियम था। ठीक है, मेरे पास क्या था, मैग्नीशियम था। जैसे ही मैंने इसको जलाया और ये बन क्या गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब इसमें भी क्या हुआ, इसके जो रासायनिक गुणधर्म थे, इसकी जो रासायनिक गुणधर्म थे वो क्या हुए, अब बदल गए। कब, जब जलाने पर। ठीक है, मैग्नीशियम के रासायनिक गुणधर्म जब मैं मैग्नीशियम को जलाऊंगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन ही तो हुआ। ठीक है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना क्या एक रासायनिक परिवर्तन है, और इसे रासायनिक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो मैग्नीशियम है, और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, जब भी किसी एलिमेंट को, ठीक है, जब भी किसी पदार्थ को मैं जलाता हूं ना, तो मैं किसकी उपस्थिति में जलाता हूं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी पदार्थ को जला रहे हो तो आप बोल सकते हो कि मैं उस पदार्थ की क्या करा रहा हूं, क्रिया करा रहा हूं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जब इस पदार्थ की क्रिया कराता हूं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मुझे मिला, बाद में जिस प्लेट में मुझे क्या मिला, इसमें राख थी ना, वो किसकी थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ रही है कि जब मैंने मैग्नीशियम को जलाऊंगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और मुझे क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया। आप इस इक्वेशन में देख रहे होंगे कि दो, ये जो एक मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में क्या की, क्रिया की। ठीक है, इन्होंने क्या की, आपस में क्रिया की, और मुझे क्रिया करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रिया करने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, इनको मैं बोलता हूँ अभिकारक। क्या बोलता हूँ, अभिकारक। ठीक है, और इन अभिकारक की क्रिया करने के बाद जो मुझे मिलता है उसको बोलता हूँ मैं उत्पाद। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो अभी मैं आपको, अभी अपनी नोटबुक निकालो, ठीक है, और हेडिंग डालो रासायनिक अभिक्रिया। यही रासायनिक अभिक्रिया की एक परिभाषा है। ठीक है, मैं आपको समझा सकूँ अच्छी तरह से। जब भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक, ठीक है, जो क्रिया करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, आपस में मिलकर अथवा अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके नया उत्पाद बनाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बड़ी सिंपल है, मैं आपको समझा चुका हूँ। दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे कि दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे कि मैग्नीशियम और दूसरा कौन सा था, ऑक्सीजन थी। ठीक है, मैग्नीशियम था और दूसरा कौन सा था, ऑक्सीजन थी। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ, इनको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक भी बोलते हैं। जो आपस में क्रिया करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक भी बोलते हैं। इन दोनों ने आपस में क्या की, एक अभिक्रिया की और अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया, क्योंकि ये था मैग्नीशियम और ये था ऑक्सीजन, और मुझे बाद में बर्न होकर क्या मिला, जल के क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, परिवर्तन करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक आपस में मिलकर अथवा अभिक्रिया करके रासायनिक गुणों में परिवर्तन करते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, यहीं अगर मैं इस रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया को, अब रासायनिक अभिक्रिया का क्या लिखो, एक हेडिंग डालो और इसकी डेफिनेशन है आप उसको लिख लो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने यहाँ लिखा था Mg+O2, इसका मतलब आपको पता है। ठीक है, समझा चुका हूँ। और यहाँ क्या बना, MgO। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को,
किसको? प्रतीकात्मक निरूपण। प्रतीकात्मक मतलब प्रतीक के थ्रू, ठीक है, प्रतीक के जरिए। अगर मैं इसको क्या लिखता, मैग्नीशियम लिखता, तो मैंने इसको क्या लिखा, मैग्नीशियम को बोलते हैं Mg, ठीक है, मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं Mg। उसके बाद ऑक्सीजन क्या लिखते हैं O2, और उसके बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या बना, MgO। उसके बाद इसमें कुछ प्रतीक जैसे कि एरो का साइन चिन्ह लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ प्रतीक, उसके बाद प्लस का चिन्ह भी लगा हुआ है, ठीक है, जोड़ने का। तो इसे निरूपण को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन अच्छी तरह से आप अपनी नोटबुक में लिख लो। तो दो डेफिनेशन होगी, पहली होगी रासायनिक अभिक्रिया, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। जो रासायनिक समीकरण होता है ना, इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। एक तो होता है अभिकारक, ठीक है। अभिकारक कौन से होते हैं? जो आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया, ये आप समझना, ठीक है, आपस में क्रिया करते हैं। तो अब ये जो आपकी इक्वेशन दिख रही है, आपको समीकरण दिख रहा है, ये वाला समीकरण, इसमें अभिकारक कौन से हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, क्योंकि ये आपस में क्रिया करते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। उत्पाद क्या होता है कि अभिक्रिया करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलता है ना, उसको क्या बोलता हूँ मैं? उत्पाद बोलता हूँ। यहाँ पर उत्पाद कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चिन्ह भी दिए हुए हैं, जैसे कि प्लस का निशान दिया हुआ है और उसके बाद एरो का निशान दिया हुआ है। ये जो एरो का निशान है ना, बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि ये बराबर का निशान काम करता है। जो उत्पाद होता है उसे मैं हमेशा सीधा हाथ की तरफ मतलब हाथ की तरफ लिखता हूँ, राइट हैंड साइड की तरफ लिखता हूँ, और जो अभिकारक होता है उसको मैं लेफ्ट हैंड की तरफ लिखता हूँ। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। रासायनिक समीकरण होते हैं, उसके कितने भाग होते हैं? एक अभिकारक होता है और उत्पाद होता है, ठीक है। अभिकारक कौन से होते हैं? जो आपस में क्रिया करते हैं। और उत्पाद कौन से होते हैं? अभिकारक के क्रिया करने के बाद जो भी मुझे मतलब यौगिक मिलता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ? उत्पाद बोलता हूँ। उत्पाद को लिखते हैं हम राइट हैंड की तरफ, और अभिकारक को लिखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड की तरफ। इसके अलावा मैं आपको एक समीकरण और लिख के बताता हूँ, जैसे कि आप देखो Zn प्लस H2SO4, और ये बन गया एरो का चिन्ह। अभी आप मुझे मैं आपसे पूछूँ कि इसमें अभिकारक कौन से हैं, तो ये हैं जिंक और H2SO4। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, अभिकारक क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। ये आपस में क्रिया करते हैं और मुझे यहाँ पर क्या मिलता है? ZnSO4 प्लस H2। इनको मैं क्या बोलता हूँ? उत्पाद। इन दोनों को मैं क्या बोलूँगा? उत्पाद, ठीक है। जो मुझे मिल रहा है मैं उसको प्लस के साथ जोड़ता रहता हूँ। अगर मान लो यहाँ पर मुझे कुछ और मिलता, उसको मैं इस तरह से जोड़ता रहता प्लस के साथ। ऐसे ही अगर इधर भी मान लो कि और भी मान लो यहाँ पर कुछ और अभिकर्मक होते, तो उनको भी मैं कुछ इस तरह से जोड़ता रहता प्लस के साथ। तो यहाँ पर दो अभिकर्मक हैं और यहाँ पर दो क्या है? उत्पाद है। उत्पाद को मैं हमेशा ऐसा नहीं कर सकता कि उत्पाद को मैं आपको उल्टे हाथ की तरफ लिख दूँ, ऐसा नहीं होता। उत्पाद हमेशा किस तरफ जाता है? राइट हैंड की तरफ, और अभिकर्मक किस तरफ जाते हैं? लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये होता है रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका और उसके भाग, ठीक है। इसके बाद एक नया टॉपिक और है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताता हूँ। जैसे कि एक इक्वेशन थी मेरे पास Mg प्लस O2, और मुझे क्या बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो चिन्ह होता है ना एरो वाला, ये काम करता है एक बराबर के चिन्ह की तरह, ठीक है, इस चिन्ह की तरह। इसका मतलब ये हुआ। और दूसरी बात, मैं इसको समीकरण क्यों बोलता हूँ? समीकरण में हम जनरली किस निशान का प्रयोग करते हैं? बराबर का। जैसे कि मान लो आपने गणित में पढ़ा होगा, मैंने एक समीकरण लिखा 3x = 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड है इसकी राइट हैंड वाली, वो लेफ्ट हैंड के बराबर है, ठीक है। ये जो 3x है वो किसके बराबर है? 4 के बराबर है। बिल्कुल सेम यहीं पर होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है यहाँ पर भी, कि ये जो MgO है और इस तरफ क्या है? MgO2 है। जितने एलिमेंट इस तरफ हैं उतने ही एलिमेंट इस तरफ होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट। इस तरफ मैग्नीशियम कितने हैं? जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ मैग्नीशियम के लिए, इस तरफ आप मुझे बताओ मैग्नीशियम कितने हैं? 1। इस तरफ मैग्नीशियम कितने हैं? 1। उसके बाद आप मुझे बताओ, ये रहा ऑक्सीजन, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? O2, समझ रहे हो? O2 मतलब O2, ये लिखा है। इस तरफ कितने ऑक्सीजन हुए? 2। इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? MgO, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस बराबर निशान, इसके जो बराबर चिन्ह लगा उसका क्या मतलब रहा? कि कोई मतलब नहीं रहा ना, क्योंकि मुझे क्या करने हैं? बराबर करने हैं ना। इधर भी 2 ऑक्सीजन करने हैं, इस तरफ भी मुझे 2 ऑक्सीजन करने हैं। आप कैसे करोगे इधर 2 ऑक्सीजन? आप क्या करो कि इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम नहीं समझते और हम क्या करते हैं
मैं करता हूँ MgO2, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, मतलब यहाँ इधर भी दोगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। जब भी मैं किसी भी इक्वेशन, जैसे मैं आगे आपको एक एग्जांपल और बताऊंगा, जब भी मैं किसी समीकरण में, ठीक है, किसी भी पदार्थ को क्या करता हूँ, बैलेंस करता हूँ ना, किसी भी एलिमेंट को, तो मैं हमेशा उसके आगे मल्टीप्लाई करता हूँ, गुणा करता हूँ। इस तरह से गुणा आप नहीं करेंगे, ठीक है, MgO2, ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर ऐसे ये नहीं होगा। कहाँ होगा, आगे, जैसे कि 2MgO। लेकिन अभी आप देखो क्या ये बैलेंस हो गई, इसको बैलेंस कर मतलब देखते हैं। अब देखो इधर मैग्नीशियम कितने हैं, 1, बिल्कुल। इधर मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, क्योंकि ये जो 2 है ना वो सिर्फ O के साथ नहीं है, वो बाहर लगा हुआ है, इसलिए वो पूरे के साथ है, मतलब Mg के साथ भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। यहाँ आप देखो, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और इधर भी तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन मैग्नीशियम क्या हुआ, मैग्नीशियम बैलेंस नहीं हुआ। अभी आप देखो इधर 2 हैं, तो अगर मैं क्या करूँ, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बैलेंस हो जाएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई मुझे, अगर एक तरीका ये होता है, जैसे ये मैग्नीशियम है, इसको 2 करने हैं ना, यही तो 2 करने हैं, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ Mg2, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ इस तरह से आपने नहीं लिखना, आपने आगे ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे कैसे, 2Mg, ये लिखेंगे आप, ठीक है, कुछ इस तरह से 2Mg। अभी मैं इसको फिर से बैलेंस करके देखता हूँ। अब देखो मैग्नीशियम कितने हैं, 2Mg, 2 है, इस तरफ 2Mg, इस तरफ भी 2 हैं। ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं, 2 हैं, ये 2, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो देखो सब बराबर हो गए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन ऑक्सीजन को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक यही था, संतुलित करना। अभी ये मेरे पास एक क्वेश्चन है और हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। लेकिन इसको बैलेंस कर मतलब इसको संतुलित करना है। इसको संतुलित करने से पहले ये देख लेते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और वो भी कितने कितने हैं। इधर आपने लिखना है चरण 1, उसके बाद ये बनानी टेबल। टेबल बड़ी सिंपल है, मतलब इसमें कोई अब देखने में अजीब सी लग रही है। सबसे पहले लिखना है तत्व, ठीक है, मतलब इस अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। उसके बाद लिखना है उन तत्व की संख्या कितनी है, अभिकारक की तरफ कितनी है और उत्पाद की तरफ कितनी है, ठीक है। ये टेबल आप बना लो और फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं हम तत्व। तत्व कौन कौन से हैं, आप देखो, एक तो है आयरन Fe, उसके बाद दूसरा तत्व कौन सा है, आप देखो हाइड्रोजन, और तीसरा तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। इसके अलावा इसमें कोई और तत्व है नहीं है, ठीक है। ये लिख लिए, मैंने तत्व लिख लिए। अभी आप देखो इस तरफ होते हैं अभिकारक, इसमें कोई नई बात नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरफ क्या होते हैं अभिकारक और इस तरफ क्या होते हैं उत्पाद, ठीक है। अभी आप देखो आयरन जो है इसको बोलते हैं Fe को क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। तो आयरन की तरफ अभिकारक में परमाणु संख्या कितनी है, Fe, मतलब इसमें कोई मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा किसी का, तो इस तरफ है 1। उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है, Fe3, मतलब 3, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताओ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस तरफ, पहले अभिकारकों में परमाणु संख्या, मतलब अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं, H2, तो कितने हैं, 2। उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, H2, मतलब 2। अभिकारक तो वो हाइड्रोजन तो संतुलित ही है। ऑक्सीजन के बारे में आप देखो, ऑक्सीजन अभिकारक में कितने, आप खुद देखना, मतलब देखने की कोशिश करो। ऑक्सीजन कितने, H2O, तो 2 तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं है, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1। उत्पाद में देखो Fe3O4, O4 मतलब कितने यहाँ पर 4, 4, और बाकी तो हाइड्रोजन और मतलब ऑक्सीजन है नहीं किधर, तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी है ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि पहले तो कितने तत्व हैं मेरे पास, ठीक है, और कितने हैं, ठीक है, तभी आप बैलेंस करोगे ना। अगर मान लो ये पहले से ही बैलेंस है तो फिर आप क्या बैलेंस करोगे उसका। अभी देखो उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर चरण नंबर 2। चरण 2 में क्या करूँगा कि ये जो, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप मतलब बोर्ड का पेपर दोगे 10th में, तो आपको यही चरण आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। और जो लोग कंपनी की तैयारी कर रहे हैं वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, उनके कोई काम का नहीं है ये। आप देखो जैसे इसमें क्या करना है कि वो जो इक्वेशन है उसको फिर से लिखो, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, इक्वेशन वहीं से लिखनी है। और जितने भी आपको इसमें जो एलिमेंट देख रहे हैं ना, उन सबको क्या करना है, एक डिब्बे में बंद करना है। सबसे पहले Fe बंद हो गया, H2O को, इस Fe3O4 को, इस तरफ इस H2 को, ठीक है, ये डिब्बे में बंद हो गए। ये है चरण नंबर 2। उसके बाद हम देखेंगे चरण नंबर 3। लेकिन चरण नंबर 3 में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ये जो चरण नंबर 1 में सबसे पहले देखो कि सबसे डिफरेंस किस तत्व में है। तो आयरन में 1 और 3, इसमें ऑक्सीजन में दोनों बराबर हैं, इसको संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन में देखो इसमें 1, इसमें 4, तो इसमें सबसे ज़्यादा अंतर इसी में है 1 और 4 का। तो सबसे पहले मैं किसको संतुलित करूँगा, ऑक्सीजन को, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा फ़ायदा रहने वाला है,
सबसे पहले किसको संतुलित करूँगा मैं? ऑक्सीजन को। इधर लिखना है चरण नंबर 3, चरण 3, ठीक है। चरण 3 में क्या करना है कि हम किसके लिए संतुलित कर रहे हैं? ऑक्सीजन के संतुलित करेंगे, तो यहां लिख देंगे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन परमाणु के लिए। ठीक है, मैं आपको चरण बाय चरण बता रहा हूँ। ऑक्सीजन परमाणु के लिए, ऑक्सीजन परमाणु के लिए आप टेबल बनाओगे। टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सब आपके किसके लिए? ऑक्सीजन परमाणु के लिए कर रहे हो, तो आप यहाँ लिखो ऑक्सीजन O, उसके बाद इधर लिखो अभिकारक, मतलब अभिकारक में कितने हैं, उसके बाद आप लिखो इधर उत्पाद। लेकिन इसके साथ एक जो इंपॉर्टेंट बात वो भी लिखनी है। आप देखो अभिकारक में ऑक्सीजन किस, जो आपका सब्सटेंस है ना, किस तरफ है, किस यौगिक में है अभिकारक? अभिकारक में ऑक्सीजन किस सब्सटेंस में है? तो देखो Fe में है ऑक्सीजन, नहीं है ना, H2O में है, तो आप इधर लिख दो H2O। उत्पाद में किस तरफ है, किस यौगिक में, मतलब ऑक्सीजन उत्पाद में किस तरफ है? Fe3O4 में, ये भी आपने लिखना है। उसके बाद यहां लिखो आप प्रारंभ में, उसके बाद संतुलित करने के लिए, ठीक है। ये बन गया आपकी टेबल, ठीक है। यहां पर पता क्या लिखा हुआ? यहां लिखा हुआ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि प्रारंभ में मतलब शुरुआत में अभिकारक में कितनी ऑक्सीजन है? आप H2 में देखोगे ना, H2 में कितना है? 1। उत्पाद में कौन सा था? Fe3O4 था, उसमें कितने? 4। अभी आप खुद बताओ उसको बैलेंस कैसे करूंगा? अगर मैं 1 में 4 का गुणा कर दूं, ये 1 है, अगर इसमें क्या कर दूं 4 का गुणा कर दूं तो 4 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है, और इधर तो 4 है ही, मतलब हो गए दोनों बराबर, ठीक है। उत्पाद तो क्या था? Fe3O4 था, तो ये तो Fe3, मतलब ये 4 Fe3O4 नहीं है, ये 4 Fe3O4 नहीं है, मतलब ये तो 4 का 4 ही है, मतलब पहले भी 4 ही थे ना, तो ये तो Fe3O4 ही है। इसमें तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, 1 में 4 का गुणा कर दिया, और मेरे पास अभिकारक कौन सा था? H2O था, ये H2O था, तो क्या हुआ कि मैंने इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। मैं 4 का गुणा किया तो यहाँ क्या हो गया? 4H2 हो गया, इधर का Fe3O4 का Fe3O4, क्योंकि यहाँ 4 पहले से ही हैं। इधर मैंने 4 का गुणा किया है, तो ये गुणा किस में होगा? किस में होगा ये गुणा? H2O में, क्योंकि अभिकारक में जो ऑक्सीजन है ना वो H2O के अंदर ही है, ठीक है। तो जो आपकी नई इक्वेशन बनी वो क्या बनी? Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना, Fe की Fe थी, H2 का 4H2 हो गया। यहाँ कब हुआ? जब मैंने ऑक्सीजन को संतुलित किया, चरण नंबर 3 में। डैश Fe3O4 में कोई चेंज नहीं हुआ, उसके बाद H2O, ठीक है। ये बन गया आपकी चरण नंबर 3 के बाद इस तरह से, मतलब ये सिचुएशन बनी। उसके बाद देखें चरण नंबर 4। देखिए चरण नंबर 4 देखने से पहले मैं फिर से एक टेबल बनाऊंगा, उसमें या फिर टेबल बनाओ या मत बनाओ, या फिर आप रफ पेज में ही बना सकते हैं, और ये देखो कि अभी कौन कौन से तत्वों में कितने कितने परमाणु हैं, ठीक है। 4H2O के बाद ये सब लिखने के बाद अभी आप फिर से काउंट करो। Fe, तो Fe तो 1 ही है इधर भी अभिकारक में, और उत्पाद में भी Fe कितना है? 3, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हाइड्रोजन देखो आप, हाइड्रोजन इसमें किसमें? H2 के अंदर है, लेकिन उसके साथ 4 का पहले बाहर गुणा हो रहा है, तो H2 उसके साथ 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सिचुएशन है H2O में। तो मैं आपको बता दूंगा ये गुणा की सिचुएशन होती है। आप ऐसे में सोचना कि H2 2 तो हैं और 4 मैंने आगे बनाया, तो 4 और 2 6, ये 4 और 2 6 नहीं होते, बल्कि 4 गुणा 2 होते हैं, ये 4 गुणा 2 होता है ये, मतलब 4 दूनी 8। तो हाइड्रोजन कितने हो गए इस तरफ? 8, और इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? ये H2, ये 2 ही हैं। ऑक्सीजन आप देखो तो ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं? सिचुएशन वही है 4H2O वाली, 4H2O, तो इस 4 का गुणा सबके साथ है, मतलब H2 के साथ भी था और O के साथ भी था, तो 4O मतलब कितने हो गए थे? 4 ऑक्सीजन हो गए। और इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? O4, मतलब इधर 4। आप देखो कि ऑक्सीजन तो बराबर होगी, लेकिन हाइड्रोजन और आयरन ये अभी बस संतुलित नहीं है,
तो इनको संतुलित करने के लिए मैं फिर से क्या करूँगा, चरण नंबर 3 था, अब जाऊँगा चरण नंबर 4 की तरफ। और किसको संतुलित करूँगा मैं, सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, उसमें एक 3 का लेकिन इसमें 8 और 2 का है। तो सबसे पहले किसको संतुलित करूँगा, हाइड्रोजन को। ठीक है, ये मैंने हाइड्रोजन के लिए टेबल बना ली। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो आप देखो ये यहाँ भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, सॉरी, हाइड्रोजन। ठीक है, टेबल जैसे ऑक्सीजन के लिए बनाई थी वैसे हाइड्रोजन के लिए बनाऊंगा। अभी आप इधर भी देखो, अभिकारक, अभिकारक कौन सा था, हाइड्रोजन किस में है, आयरन में तो है नहीं, H2O के अंदर है, तो H2O के बाहर 4H2O, तो मैं पूरा लिखूंगा 4H2O। उत्पाद में कौन सी तरफ है, सिर्फ हाइड्रोजन के अंदर H2 है, तो उस तरफ लिख दूंगा। अभी आप देखो प्रारंभ में हाइड्रोजन कितने हैं, 4H2 मतलब 8, उत्पाद में कितने हैं, 2। करो आप इनको बैलेंस कैसे करोगे, अभिकारक का जो 8 है वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें आप क्या करो, 2 × 4 कर दो, मतलब उत्पाद में 4 का गुणा कर दो, पूरे उत्पाद में नहीं, ये जो उत्पाद वाला पोर्शन है ना हाइड्रोजन का, उसमें 4 का गुणा कर दो। इधर तो 8 है ही, मतलब ये तो इधर 4H2O, वो तो वैसा ही वैसा रहेगा, लेकिन इधर H2 में 4 का क्या कर दूंगा मैं, 4 का गुणा किया है ना H2 में, तो इधर H2 में भी 4 का गुणा कर दूंगा, 4H2। सिंपल जैसे ऑक्सीजन के लिए किया था वही तो कर रहा हूँ ना मैं। तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, Fe प्लस 4H2O तो है ही, डैश Fe3O4, वो भी वैसा ही कि वैसा है, लेकिन H2 की जगह पे मैंने क्या किया, अब 4 का गुणा कर दिया, तो ये क्या बन गया, 4H2। ठीक है, अब ये मत कर देना कि H8, ऐसे नहीं होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आगे गुणा होता है 4 का, तो 4 और तो 6 भी नहीं होते, 4 दूनी 8, ये गुणा का साइन होता है। तो ये बन गई आपकी नई इक्वेशन। लेकिन आप फिर से इस इक्वेशन को देखो कि क्या ये बैलेंस है, मतलब क्या अभी इसमें जो इसके पर मतलब जो इसमें एलिमेंट हैं, ठीक है, तत्व तो हैं, क्या वो संतुलित हैं, तो मैं इसको फिर से चेक करूँगा। ठीक है, ये आप रफ में चेक कर सकते हो, मतलब चरण नंबर आपका 3 में क्या ऑक्सीजन के लिए चेक किया था, चरण नंबर 4 में हाइड्रोजन बैलेंस करूँगा। अब चरण नंबर 5 में अगर आयरन बैलेंस नहीं है तो मैं चरण नंबर 5 में किसको बैलेंस करूँगा, आयरन को। तो सबसे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये आप वही टेबल है, आप देखो इसमें Fe अभिकारक में कितने परमाणु संख्या, Fe में 1, बिल्कुल। उत्पाद में कितने, Fe3, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूना 8, इस तरफ भी है 4 दूना 8, और इधर भी 4 दूने 8। ऑक्सीजन कितने हैं, 4O, ठीक है, 4 हैं ये भी, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, O4, 4। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बराबर हैं, सिर्फ बराबर किसको करना है, आयरन को। ठीक है, तो फिर मैं लिखूंगा चरण नंबर 5, चरण नंबर 5 जाएगा। ठीक है, और अभी किसको बैलेंस करूंगा मैं, आयरन को। ठीक है, ये आपकी टेबल मैंने बना ली आयरन परमाणु के लिए, चरण नंबर 5। ठीक है, ये चरण कौन सा है, 5 है। आयरन प्रारंभ में संतुलित करने के लिए, अब देखो अभिकारक, अभिकारक में आयरन किस मतलब आयरन में अभिकारक किस में है, Fe में है, और उत्पाद में अभिकारक किस में है, Fe3O4 में है। ठीक है, ये लिखना बड़ा जरूरी, क्योंकि आप जो गुणा करोगे ना वो इन्हीं में करोगे। अब देखो अभिकारक में प्रारंभ में कितने हैं, 1 ही है ना, और उत्पाद में कितने हैं, 3। इनको कैसे बैलेंस करोगे, सिंपल सी बात है, अगर इसे 1 में मैं 3 का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, इस तरफ तो 3 है ही, ये 3 का मल्टीप्लाई किया है, मतलब किस में किया, ये मैंने अभिकारक में, कौन से अभिकारक में, इस Fe में, मतलब क्या हो गया ये अभी 3Fe। ठीक है, इस तरफ तो सेम वही है, Fe3O4 ही है ना, तो इसमें तो कोई मल्टीप्लाई किया नहीं, ये तो 3 है, इधर भी क्या हो गया 3Fe। तो जो नई इक्वेशन बनी वो क्या बन गई भाई, Fe की जगह, ये जो Fe की जगह क्या आ जाएगा, 3Fe आएगा ना, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ये आपकी नई इक्वेशन बनी। ठीक है, अब इक्वेशन तो बन गई, समीकरण तो बन गया, लेकिन आप इसको ये देखो कि संतुलित है कि नहीं है। ठीक है, ये देखो आप आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आयरन देखो अभिकारक में कितने हैं, 3Fe, उत्पाद में कितने हैं, Fe3, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूना 8, इस तरफ कितने हैं, 4 दूना 8 ये वाले, और ऑक्सीजन में कितने हैं, 4H2O ना, तो 4 हैं इधर भी, और इस तरफ कितने हैं, Fe3O4, 4। ये देखो इसमें कोई कमी रहेगी, हो गया संतुलित, सब हो गया। तो ये जो इक्वेशन मुझे मिली नई, 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2, ठीक है, ये जो मुझे इक्वेशन मिली, ये क्या इक्वेशन मिली, संतुलित इक्वेशन। और ये संतुलित इक्वेशन किसकी थी, ठीक है, ये संतुलित इक्वेशन थी आप इसकी थी, क्योंकि पहले मेरे पास ये थी ना Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2 थी, तो मैंने इसको क्या किया, इस तरह से संतुलित किया। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको बता रहा हूँ, आई होप आप उसको नोट कर रहे होंगे
ठीक है। और आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल ये जो मैंने आपको बताया है इसी के चरण में लिखते लिखते, जैसे सबसे पहले आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे, उसमें देखोगे संतुलित हैं कि नहीं है, ठीक है। उनके आप देखोगे कौन सा सबसे ज़्यादा उसमें असंतुलित है। ये ऑक्सीजन था, इसमें 4 थे, और इसमें क्या था, 1 था, और दूसरी तरफ इसमें 4 थे। तो सबसे पहले आपने ऑक्सीजन को किया, फिर आपने हाइड्रोजन को किया, फिर आपने आयरन को किया, तो फाइनल आपको ये वाली इक्वेशन मिली जो कि कैसी है, संतुलित है। ये जो सवाल है ना वो जनरली पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। सो थैंक्स। और आगे का जो इसमें चैप्टर में आपको दिया हुआ है वो है अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। कितने तरह की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो वो हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे।